क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के लिए क्या सही है? तो पहले समझते हैं कि क्लीवेज है क्या। क्लीवेज होता है रैपिड डिवीजन, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनता है, तो जाइगोट कैसे बनता है? जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है। उसके फलस्वरूप उसमें क्या होगा? डिवीज़न होगा, रैपिड डिवीजन होगा, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। वो फिर 1 से 2 सेल बनेगा, यानी कि 2 ब्लास्टोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि वो डिवाइड होते जाएगा। 2 से 4 हुआ, 4 से 16, 16 से 32, यानी कि उसमें फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्लीवेज के लिए क्या सही है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ कि डॉटर सेल और ब्लास्टोमर ग्रो इन साइज, यहाँ इन होगा, ग्रो इन साइज इक्वल टू द पेरेंट सेल। गलत बात है, पेरेंट सेल के इक्वल साइज नहीं होगा, वो डिवाइड होकर आधी हो जाएगा, 2 ब्लास्टोमर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है ब्लास्टोमर सेपरेट। सेपरेट तो होगा नहीं। दूसरा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लास्टोमर इंक्रीज आफ्टर ईच डिवीजन। नहीं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करेगा डिवीजन के बाद। तो क्या होगा? तो देयर इज ए नो ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल। डॉटर सेल में ग्रोथ नहीं होगा। जब क्लीवेज होगा तो सिर्फ वहाँ पे डिवीजन होगा, ना ही डॉटर सेल में ग्रोथ होगा और ना ही साइटोप्लाज्म में कोई इंक्रीजमेंट होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि स्पर्मियोजेनेसिस चेंजेज, यानी कि एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis के दौरान ओवरी में जो है कितना पोलर बॉडी बनेगा। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ओवरी में होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte जो है प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ पे जो है एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, फिर ये बाहर चल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरी के अंदर जो पोलर बॉडी बनेगा एक ही बनेगा, लेकिन ओवरी के बाहर आएगा तो यहाँ पे फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी ओवरी के अंदर बोल रहा है तो आंसर 1 होगा। ओवरी से बाहर बोलेगा तो 2 से लेकर 3 पोलर बॉडी बनता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस में बोल रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 सिमिलर स्पर्म, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनता है। तो oogenesis इन प्राइमरी oocyte, तो oogenesis में जो है उसमें जो है कितना प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो एक प्राइमरी oocyte जो है एक बनाएगा, 1 बनाएगा क्या? लार्ज एग सेल, यानी कि ओवम बनाएगा, और 2 से लेकर 3 जो है पोलर बॉडी बनाएगा। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइमरी oocyte का। प्राइमरी oocyte में एक ओवम बनता है और 2 से लेकर 3 तक पोलर बॉडी बनता है। वहीं पे अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे काउंट करेंगे तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 5 नंबर फर्टिलाइजिन आर प्रेजेंट ओवर, तो यानी फर्टिलाइजिन कहाँ पे होता है प्रेजेंट? तो स्पर्म में होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्पर्म के हेड पे, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और 50 है स्पर्मेटोसाइट ऑफ इन मेल गिव राइज टू, यानी कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनता है स्पर्म। ठीक है, 2 बनेगा, तो यानी कि 50 है तो 50 का 100 स्पर्म बन जाएगा, 100 स्पर्म बनेगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte में से एक बनेगा क्या? पोलर बॉडी, और एक बनेगा ओवम। तो ओवा कितना बनेगा? 50, और 50 पोलर बॉडी बनेगा। तो आंसर देखो, 100 स्पर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, और 50 ओवा यहाँ पे है, 100 ओवा यहाँ पे है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट सिक्वेंस क्या है? तो सबसे पहली बात याद रखना है, स्पर्म का जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा? स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ब्लास्टोपोर इज, तो ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर की बात कर रहा है, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है। गैस्ट्रोसील का जो ओपनिंग होता है उसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस, या स्पर्म का न्यूक्लियस होगा तो क्या बनेगा? आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी oocyte इज फाउंड इन, तो सेकेंडरी oocyte कब बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन कि बिफोर फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, तो आंसर हो जाएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा डी। कॉर्पस लूटियम इज, तो कॉर्पस लूटियम जो है कहाँ से बना? जब ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है तो जो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, दैट मीन्स ओवम बाहर आता है, ओवुलेशन होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम में, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, जिसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। तो कॉर्पस लूटियम अगर हार्मोन का सेक्रेशन करता है, इसका मतलब वो इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है उसे इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और ऐसे ग्लैंड जो इंजाइम का सेक्रेशन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो कॉर्पस लूटियम या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है, इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एंजाइम हायरुलोनाइडेज इज सिंथेसाइज इन, यानी कि लाइसिन एंजाइम की बात कर रहा है, वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? सिंथेसिस होता है तो गोल्जी बॉडी में होता है। गोल्जी बॉडी जो है, एक्रोजोम में जो गोल्जी बॉडी होता है उसी में जो हायरुलोनाइडेज का सेक्रेशन होता है, जिसे हम लोग स्पर्मलाइसिन बोलते हैं। वो करता क्या है? जो एग के आउटर लेयर को, वेटेलाइन मेम्ब्रेन को तोड़ के स्पर्म के न्यूक्लियस को अंदर डालता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इन मैमल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर, यानी कि मैमल्स में स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है कितने टेम्परेचर पे होता है? तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम पे होता है, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर पे जो होता है स्पर्म का मैचुरेशन होता है। इसीलिए तो स्क्रोडम होता है, ताकि जो है टेस्टिस हैंगिंग रहे। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म, मेम्ब्रेन स्पर्म का मिडिल पीस में क्या होगा? तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ होगा, सेंट्रियोल सब होगा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट है, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट द टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन, नहीं, इनहिबिट द फर्दर ओवुलेशन, यानी जैसे प्रेगनेंसी होगा तो ओवुलेशन रुक जाएगा, यानी अंडे रिलीज रुक जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है, सर्टोली सेल अकर्स इन, सर्टोली सेल किस में होता है? ह्यूमन टेस्टिस में होता है। सर्टोली सेल लीडिंग सेल, और ठीक है, फ्रॉग के टेस्टिस में नहीं होता है, ओवरी में तो नहीं होता है, फ्रॉग के ओवरी में नहीं होता है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, विच इज़ करेक्ट, कौन सही है? मेस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल मैमल्स में नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत है कि सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। मेस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट इन प्राइमेट्स, ऑल प्राइमेट्स सही है। जैसे मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ये प्राइमेट है। और नॉन प्राइमेट में जो है, जैसे काऊ हो गया, कैट हो गया, ये सब में क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है। ये भी तो मैमल्स हैं, इनके सभी मैमल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो कॉर्पस लूटियम अकर्स इन मैमल्स इन, तो यानी कि
येलो कॉर्पस लूटियम कहाँ पे होगा, यही बात बोल रहा है ना। हार्ट टू इनिशिएट द हार्ट बीट नहीं, स्किन टू फंक्शन द पेन रिसेप्टर नहीं, ब्रेन एंड हेमिस्फेयर कनेक्ट द सेरेब्रल हेमिस्फेयर नहीं, ओवरी फॉर सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बताए हम कि ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है तो बन जाता है कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, दैट मीन्स वो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन का करता है। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल ग्लैंड कोरेस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल कौन सा, बर्थोलिन ग्लैंड नहीं, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड नहीं, क्लाइटोरिस, ये तो भाई साहब पेनिस के होमोलोगस होता है, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मेन आर कट, अगर वासा डिफरेंशिया को कट कर देंगे तो टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा था वो तो आएगा नहीं, तो स्पर्म में जो है स्पर्म और नन मोटाइल, गलत बात है ये। सीमेन विदाउट स्पर्म, सीमेन में स्पर्म नहीं हुआ, यही सही है, ठीक है, बाकी सब आंसर गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर के ब्लड ग्रुप ए बी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये है आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए अगर है और एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। चाहे आरबीसी के सरफेस पे जैसा एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप वैसा ही होगा। अगर मान लिए एंटीजन सिर्फ ए होता तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बोला जाएगा, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी बोला जाएगा। और उसके अपोजिट में होता है एंटीबॉडी, मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, तो ए बी के पास क्या कोई एंटीजन नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, एंटीबॉडी नहीं होता इसके पास, ये तो सही है। अगर एंटीबॉडी होता, कोई भी एंटीबॉडी, मान ली एंटीबॉडी ए हो जाएगा तो एंटीबॉडी बी के साथ वो एंटीजन ए के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा और आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर तो बी सही है। उसके अलावा भी ऑप्शन को समझते हैं, नाइदर एंटीजन नोर एंटीबॉडी, भाई एंटीबॉडी तो नहीं होगा लेकिन एंटीजन तो है ना, तभी तो ब्लड ग्रुप है। बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा। तो एंटीजन किसके पास नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। देखो ब्लड ग्रुप ए के पास तो एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है। तो देखो जहाँ पे डोनर वाला केस आए तो आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप ओ इधर लिख देना है, ए एक साइड में लिख देना है, एक साइड में बी लिख देना है और यहाँ पे ए भी लिख देना है। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है ए बी को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है और खुद को भी दे सकता है। तो क्या हो गया, ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर, सबको दे रहा है। और बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ए बी को दे सकता है और खुद को दे सकता है। तो ये हो गया क्या, अपने से मतलब ब्लड ग्रुप बी से ही ले सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है, और लेगा किससे, खुद से और ओ से। ब्लड ग्रुप ए वाले जो है तो अपने खुद को ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है, और दे किसको सकता है, ए बी को। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबसे ले सकता है और खुद से भी ले सकता है। ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर और ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये अगर आपको याद हो जाता है तो डोनर एक्सेप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट है
कि ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर कौन किया था, तो लैंडस्टेनर ने किया था। यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, इसको ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने। इसी का स्टूडेंट जो था विलियम हार्वे, वो AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। यानी कि ABO को डिस्कवर किया था कौन, लैंडस्टेनर, और इसका स्टूडेंट जो था वो किया था AB ब्लड ग्रुप को। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब बताइए इस तरह से अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा तो बताइए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे? बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस मेरा तो कोशिश रहेगा कि आप जो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम, आप लोग देख लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाए। उसके बाद है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास क्या क्या होगा, ऑप्शन नहीं देखेंगे हम, पहले हम इससे क्या क्या, इसके बारे में क्या हो सकता है वो देखते। देखो सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीजन ए होगा। हम तो अभी अभी बताएं जिस तरह का एंटीजन उस तरह का ब्लड ग्रुप होता है, और उसके अपोजिट में एंटीबॉडी होता है। इसका मतलब है एंटीबॉडी बी होगा उसके पास एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ए है। अब ऑप्शन पर वो समझ में आ जाएगा। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हो गया, एंटीबॉडी बी हो गया, यही एक ही नंबर तो सही है। दूसरा देखते हैं कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, नहीं, एंटीबॉडी बी होना चाहिए। तीसरा नो एंटीजन, अगर एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए कैसे हो गया फिर, वो तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और एंटीजन ए और एंटीजन बी है बट एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो है ये AB ब्लड ग्रुप के लिए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है अ ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन पोजेस बोथ A and B एंटीबॉडी। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों है। एंटीजन जिसके पास नहीं है मतलब जीरो ब्लड ग्रुप, मतलब O ब्लड ग्रुप। देखो ये वाला हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। जिसके पास एंटीजन A होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, एंटीजन B होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा, एंटीजन A और B दोनों होगा तो AB होगा। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है, मतलब ब्लड ग्रुप O है, तो आंसर B हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ A and B एंटी, दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसके पास। अभी बताए जिस तरह का एंटीजन होगा ना RBC के सरफेस पे, जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि एंटीजन RBC के सरफेस में होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है ब्लड प्लाज्मा में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर हो गया आपका C नंबर। यहाँ पे क्या A दिया है ना, ये नहीं होगा, C हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन है अ लाइफ साइकिल क्या लिखा, द लाइफ ऑफ इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमेलियंस ब्लड। यानी कि इरिथ्रोसाइट का मतलब RBC का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन का। ठीक है, और WBC के लिए क्या टर्म यूज होता है, ल्यूकोसाइड यूज होता है WBC के लिए। यानी कि फ्यू आवर से लेके फ्यू ईयर्स, मतलब मैनी ईयर्स तक हो सकता है WBC का लाइफ स्पैन। लेकिन RBC का याद रखना 120 डेज होता है। RBC के लिए इरिथ्रोसाइड यूज़ करते हैं और ल्यूकोसाइड यूज़ करते हैं WBC के लिए। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके लीवर तक होता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम है और यहाँ पे लीवर है, यहाँ तक जो वेन होता है उसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। तो स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से और आएगा कहाँ पे, लीवर के पास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि ब्लड ऑफ AB ग्रुप कैन नॉट बी
गिवन टू ओ ब्लड ग्रुप, सॉरी बी ब्लड ग्रुप पेशेंट। क्यों? अगर हम बी पेशेंट वाले को, ब्लड ग्रुप वाले को अगर ए बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो बी के पास ए एंटीबॉडी है और यहाँ पे एंटीजन ए है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी बी, नहीं, पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी बी, लैक ऑफ एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी नहीं होता है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, पेशेंट लैक एंटीबॉडी ए, नहीं, एंटीबॉडी ए नहीं, लैक नहीं, एंटीबॉडी ए होगा, पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी ए, ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एंटीबॉडी ए होता है। जब एंटीबॉडी ए वाला पेशेंट है, आप ब्लड ग्रुप ए बी वाला देंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी में है, ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप बी पेशेंट को दे रहे तो उसके पास एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन ए बी का एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन एंटीबॉडी ए दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाएगा। अगला है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड ब्लड, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको किस तरह का ब्लड दिया जाएगा, तो अभी तो बताया वो वाला कि ए वाले को जो है ए खुद दे सकता है और ए से ओ से लिया जाएगा, तो ए और ओ हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यही है सी। डी पहले बाद में होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, हम इसमें ठीक कर देंगे पीडीएफ में। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आज वीडियो डाउनलोड होगा तो एक दिन बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास क्या जीन क्या होगा, IANIB हो जाएगा, तो देखो IB हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंट जीन है तो हो जाएगा। अगर अलील डिफरेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजाइगस यूज होता है। अगर सिर्फ ए ब्लड ग्रुप के लिए होता, IA होता या IB होता या IO होता तो होमोजाइगस होता। अगर दो जीन आ जाता है जहाँ पे तो हेट्रोजाइगस होता है, तो आंसर हो जाएगा हेट्रोजाइगस, सी नंबर। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल बिटवीन, तो डोनर अगर ओ है तो रेसिपिएंट, सॉरी डोनर अगर ए है तो रेसिपिएंट ओ नहीं, डोनर बी नहीं, डोनर ए बी है, रेसिप नहीं, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, आंसर डी हो जाएगा। बस वो वाला चार्ट याद रखिएगा, इससे पहले जो बताए हैं काफ़ी है। नेक्स्ट, विच इज ब्लड ग्रुप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, IA नहीं है, एक सेकेंड, IB को किया है IB के साथ एंड O के साथ, देखो ऐसा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, एक तरफ लेंगे IB, एक O ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से B हो जाएगा, B, हाँ सिर्फ B ब्लड ग्रुप होगा, सिर्फ B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप हैज़ ब्लड ग्रुप बी, ये तो बी ब्लड ग्रुप के लिए, ये है जेनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कि इफ़ हस्बैंड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, अगर हस्बैंड के पास ब्लड ग्रुप ओ है और वाइफ के पास ए बी है, तो उसके चाइल्ड में पॉसिबिलिटी कौन से ब्लड ग्रुप नहीं होने की है, तो लिखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी। देखो अगर ओ है तो क्या हो जाएगा, ये ओ है और यहाँ पे ए बी है और बी भी है, ठीक, तो ए बी हो जाएगा और बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो ओ नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन है और ए बी के सेलेक्ट द ब्लड ग्रुप नहीं होगा, इनमें से तो और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, सेलेक्ट करना है, जो कहाँ से लिया गया, पेज नंबर 272-77 से, बार बार बोल रहे हैं, टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 80 से 90 डेसिबल, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए 80 से 90 डेसिबल होता है क्या, तो नहीं होता है, तो कितना होता है भाई साहब, ये क्वेश्चन आएगी ना कि कितना होता है, तो वो होता है 80 डेसिबल, नॉट द 90, यानी 80 से कम होना चाहिए नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है,
इतना तक गवर्नमेंट का परमिशन है। नेक्स्ट है, तो एक आपके हिसाब से पहला क्या है, गलत है, पहला क्या है, गलत है। देखो दूसरा, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, सही बात है। थर्मल वेस्ट वाटर में इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिश इन द एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया। जब कोल्ड एरिया में जब थर्मल वेस्ट वाटर को हम फेंकेंगे, जो गर्म वाटर को फेंकेंगे, तो वो फिर क्या धीरे धीरे गर्म होने लगा, गर्म होने का तो गर्म जब एयर को पानी को गर्म कर देगा तो जो कोल्ड एरिया में रहने वाले जितने भी जीव है मर ही जाएंगे वो। और क्या ही कर सकते हो। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी एंड सी, सही है। तो बी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन एयर। कब कब किया था, तो वो क्या था 1986 में, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये भी लिया गया 271 से, 271, 72, 73 पेज नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अच्छा से। 2 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बोला स्टेटमेंट ए में बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर कैन रिमूव 90% पार्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, बी स्टेटमेंट देखो कि अकॉर्डिंग टू द CPCB पार्टिकुलर साइज 25 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म इन ह्यूमन हेल्थ। ये भी सही है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आंसर देख रहे हैं क्या बोल रहा है। ओनली स्टेटमेंट ए इज सही, गलत बात, दोनों सही है। ओनली स्टेटमेंट बी इज सही, गलत बात, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 27, ट्रू और फॉल्स देखना, और क्या देखना है भाई साहब, कुछ नहीं देखना है। पहला है, मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकम लीड इन द पेट्रोल इंडिकेटिव द कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू है। स्टेटमेंट है, NCERT का उठा के दे दिया, याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। अब दूसरा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द अमृता बिश्नोई देवी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर अ इंडिविजुअल फ्रॉम द अर्बन एरिया दैट हैव बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज ऑन डेडिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। तो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ जो है क्या फिर पढ़ते हैं। Recently, Government of India has initiated the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for an individual from urban area that have, नहीं अर्बन नहीं होना चाहिए, रूरल होना चाहिए। क्या होगा, रूरल एरिया में ये किया है, नॉट अर्बन। तो ये वाला ऑप्शन फॉल्स है, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, इसीलिए दोबारा पढ़ना पड़ा हमें। बोला रिफॉरेस्टेशन मेक अकर्स नेचुरली इन डिफॉरेस्टेड एरिया, बिल्कुल हो सकता है, ये ट्रू है। तो एक पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स एंड तीसरा ट्रू है, कौन सा है, आंसर 2 दिख रहा है हमको, तो 2 सही होगा। यहाँ पे भी चिपका दिए, बोला सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रिलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर को दिखाना है ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कहाँ चला गया, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है, CFC होता है, फिर NO2 होता है। इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा भाई साहब, नहीं हो सके तो कहीं लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, चिपका लीजिए, ये ऑप्शन आएगा तो आएगा। B4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गुड ओजोन इज फाउंड। तो गुड ओजोन कहाँ पे फाउंड होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन होता है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है देखो,
विच वन इज नॉट अ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, बोला CO फर्टिलाइजर CO2 होना चाहिए, ठीक है, तो इफेक्ट होगा E1 नैनो इफेक्ट होगा, स्नो ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ये गलत है। ये किससे होता है, जब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होगा तो, ठीक है। वार्मिंग ऑफ ट्रोपोस्फीयर एंड कूलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। तो 3 नंबर सही है। इस तरह से हमने जो है टॉप 30 MCQ को डिस्कस किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक और सीरीज लेके आएंगे जिसमें 30 MCQ होगा। ये अगर 30 दोनों कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही आता है, दूसरा कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग द मैमेलियन एग, यानी मैमेलियन एग जो होता है जिसे हम लोग बोलते ओवम, उसके कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो वो होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आने वाले एग्ज़ाम में जो है इसी तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म है, इसके सरफेस पे यानी हेड पे कौन सा केमिकल होता है जिसे बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन, जो ह्यूमन एग को अट्रैक्ट करता है, और ह्यूमन एग के पास होता है फर्टिलाइजिन। तो याद रहना चाहिए आपको। तो आंसर हो जाएगा एंटी फर्टिलाइजिन, आंसर B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग ऑफ एक्रोजोम मेम्ब्रेन इज, यानी कि एक्रोजोम जो है ओवम के मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं मैक्सिमम है, इसीलिए आप जो है इसे सेव करके रख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी मियोटिक डिवीजन बोले या मियोसिस डिवीजन बोले, मियोटिक को मियोसिस भी बोलते हैं, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद मतलब लास्ट में एंड में एक बनेगा मेल जर्म सेल जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए मेल जर्म सेल से जो है माइटोसिस होगा तो बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो बनाएगा स्पर्मेटिड। यही स्पर्मेटिड जो है कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्मेटिड के कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आता है और बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। उसके लिए एक टर्म यूज होता है स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखिएगा दोस्तों, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्पर्मिएशन, जैसे ही स्पर्म में कन्वर्जन हो गया स्पर्मेटिड का, तो स्पर्म का हेड जो है सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है, धंस जाता है फॉर न्यूट्रिशन के लिए। जैसे ही उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मूव आउट करके बाहर आ जाता है। उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो देखो स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसका आंसर है A नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि द लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दैट गिव राइज टू एक्टोडर्म, यानी ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा लेयर जो है एक्टोडर्म में कन्वर्ट होता है,
तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोडिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोडिस। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा एडवांस पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखो आंसर तो एक्चुअली तो बी पहले होना चाहिए था, सी बाद में होना चाहिए था, फिर यहाँ पे अल्टर पल्टर हो गया है, तो हम जो पीडीएफ में सही कर देंगे। आंसर बी है तो बी को ही याद रखना है आपको। तो चलिए आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है का फैटल मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड द फर्स्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स फॉर सर्कुलेशन इन द एम्ब्रियो इज। याद रखिएगा दोस्तों कि फेटल मतलब फ्यूटस की बात कर रहा है, उसमें जो मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है फर्स्ट ब्लड सेल, जब ब्लड सेल के जगह कॉर्पस्कल लिखा हुआ है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एम्ब्रियो इज, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यॉर्क सेक हो जाएगा, ठीक है, यॉर्क सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज यूरिनरी ब्लैडर ऑफ चाइल्ड इन वर्म। बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है चाइल्ड में वर्म का काम करता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलेंटोइस में। किसमें? एलेंटोइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ क्लीवेज इन एन एग इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि किस टाइप का क्लीवेज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा। तो अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, यॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अमाउंट क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा किस तरह का क्लीवेज होगा, किस तरह का क्लीवेज होगा, दैट मीन्स डिवीज़न होगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्टोडर्म प्रोड्यूसेस, तो एक्टोडर्म क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर डी हो जाएगा। बी एंड सी दोनों, यानी कि प्रोटोडर्म्स, एन क्या हो गया एस्टोमेडेसियम, ये दोनों याद रखना। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग विथ लिटिल यॉक इज, यानी कि ऐसा एग जिसके पास यॉक जो है बहुत ही कम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। माइक्रो मतलब कम होता है, और मेगा एलेसिथल बोलता है, तो मतलब ह्यूमन एग जो होता है एलेसिथल होता है, क्योंकि उसके पास यॉक नहीं होता है। जिस एग में यॉक नहीं होगा उसे एलेसिथल बोलेंगे, जिसके पास बहुत कम होगा उसको माइक्रोलेसिथल करेंगे। उस जिसके पास यॉक जो है और यॉक जो है 50% रहेगा उसे बोलेंगे मेजोलेसिथल बोलेंगे। आप पॉलीलेसिथल में यॉक बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे ह्यूमन एग कैसा होता है, तो एलेसिथल, उसके पास कोई यॉक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन सीलोम इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ, यानी किसके स्प्लिटिंग से सीलोम बनता है, तो आंसर हो जाएगा मेसोडर्म के। नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म बाय, तो न्यूरल ट्यूब किसका ओरिजिन है, एक्टोडर्म का, मेसोडर्म का, एंडोडर्म का या मेगास्पोर का, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है न्यूरल ट्यूब। नेक्स्ट है कि विच वन डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, एंडोडर्मल ओरिजिन किसका है, नर्वस सिस्टम का, यूरिनरी ब्लैडर का, आइज का, नहीं, लीवर, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, उसका थाइमस, स्पाइनल कोड, ब्रेन, नहीं, लीवर तो है, पेनक्रियाज भी है, थाइमस भी है जिसे थायराइड बोलेंगे, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑर्गन जो होता है जिसका ओरिजिन होता है एंडोडर्म, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि विच वन डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स, ब्लड, लिम्फ, तो इनमें से जो है एड्रिनल मेडुला जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू द 3 जर्मिनल लेयर डिफ्रेंशिएट, तो 3 जर्मिनल लेयर जो होता है कब डिफ्रेंशिएट होता है, गैस्ट्रोला में, ब्लास्टूला में, या क्लीवेज के दौरान या फर्टिलाइजेशन के दौरान। देखो क्लीवेज फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, या तो गैस्ट्रोला होगा या तो ब्लास्टूला होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस्ट्रोला। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर इज़ नेम्ड आफ्टर, तो आर एच फैक्टर
RH फैक्टर नेम कैसे पढ़ा, तो देखिए यानी RH पहले बात जानना है कि RH है क्या। तो RH एक एंटीजन है जो रेसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसी के नाम पे रेसस मंकी के नाम से जो है RH फैक्टर नाम दे दिया RH एंटीजन का। तो ये हो जाएगा रेसस मंकी की बात कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो RH फैक्टर को डिस्कवर्ड किसने किया था। हम तो अभी जान गए हैं कि RH फैक्टर को जो है रेसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन किया कौन था, तो लैंडस्टीनर एंड वेनर ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड नो देयर RH फैक्टर्स बिकॉज द सिचुएशन कैन बी सीरियस। बोल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ को जो है RH फैक्टर जानना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि इससे सीरियस कोई सिचुएशन आ सकता है। कौन सा सिचुएशन, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि हमारे NCERT में दिया है कि बायोलॉजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में RH फैक्टर से रिलेटेड एक डिजीज का नाम दिया है जिसे है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। उसमें क्या होता है, अगर सन का जो है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है RH, तो उससे क्या होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाता है, जिसके कारण जो है RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे सीरियस एनीमिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ भी क्वेश्चन है कि हस्बैंड का जो है आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना चाहिए, तभी इनकम्पेटिबिलिटी होगा। तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखते बोला RH हस्बैंड एंड RH पॉजिटिव वाइफ, तो ये तो गलत बात है। RH हस्बैंड एंड RH वाइफ ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है। दूसरा तीसरा भी नहीं मैटर करता है। चौथा देखते हैं, बोला है कि RH पॉजिटिव हस्बैंड एंड RH नेगेटिव वाइफ। तो वाइफ का होना चाहिए क्या RH नेगेटिव और हस्बैंड का होना चाहिए RH पॉजिटिव। जैसे कि A पॉजिटिव ब्लड होना चाहिए हस्बैंड का, तो वहीं अगर वाइफ का A नेगेटिव ब्लड है तो यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी आता है। इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है मतलब RH पॉजिटिव वाले ब्लड जो है फर्स्ट टाइम एक बार जो है RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन दूसरे टाइम वो नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी सीरियस एक्सीडेंट विथ ग्रेट ब्लड लॉस, मतलब बोल रहा है कि अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। विच ब्लड ग्रुप शुड बी सेफली ट्रांसफर्ड, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सेफली दे सकते हैं। तो मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप होना चाहिए जिसके पास कोई भी RH एंटीजन ना हो, तो वो जो है किसी को भी दे सकते हैं। तो उसके लिए तो हम जानते हैं कि O ब्लड ग्रुप के पास ना ही A एंटीजन होता है ना ही B एंटीजन होता है। अगर वहीं पे O पॉजिटिव और A नेगेटिव देखा जाए तो O पॉजिटिव के पास जो है अब RH एंटीजन हो जाएगा, लेकिन O नेगेटिव के पास RH एंटीजन नहीं होगा। तो आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, तो एंटीजन तो O नेगेटिव के पास नहीं होगा, तभी तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ताकि ये अगर एंटीजन नहीं है कुछ, तो किसी के पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी हो तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आराम से सेफली ब्लड दे सकते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, O नेगेटिव ब्लड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन, तो वेन और आर्टरी में जो है pH कैसा होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि pH जो है आर्टरी में ज़्यादा होता है और वेन में कम होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट के रूप में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड तो नहीं, सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है ये लैबोरेटरी में, ताकि जो है ब्लड को स्टोर रख सके लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सारे कैल्शियम आयन को सोडियम सिट्रेट जो होता है कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाता है। जब कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाएगा तो ब्लड क्लोटिंग रुक जाएगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैल्शियम तो ब्लॉक हो गया है।
तो आंसर आपका हो जाएगा सोडियम सिट्रेट, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि अब WBC के बोल रहा है 1 mm स्क्वायर में कितना जो है ल्यूकोसाइट होगा, तो 5000 से लेके 8000 तक होगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डाईपेडेसिस इज, तो डाईपेडेसिस क्या होता है कि ब्रस्टिंग ऑफ WBC, प्रोडक्शन ऑफ पस, प्रोडक्शन ऑफ WBC, पैसेज ऑफ WBC आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी टू द साइट ऑफ इंजरी। देखो WBC तो बड़ा होता है, वो जब इस ब्लड कैपिलरी में मूव करेगा तो अमीवाइड मूवमेंट करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो ताकि वो आराम से जा सकता है। इतना बड़ा मान ले, इतना बड़ा क्या ब्लड कैपिलरी है, इतना बड़ा WBC है, तो क्या पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जहाँ पे इंजरी हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, मान लो यहाँ WBC वहाँ जाएगा, तो किस तरह जाएगा? ऐसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये अमीवाइड मूवमेंट करके जाएगा इस तरह से, ठीक है, अपना मसल्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो खुद आगे बढ़ जाएगा, तो इसी को डाईपेडेसिस बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज़, यानी ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है? 1 ग्राम पर लीटर होता है, यानी कि 0.1% होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है RBC प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल, यानी अगर डिस्टिल्ड वाटर में RBC को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि RBC के अंदर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, और RBC के बाहर अगर हम डिस्टिल्ड वाटर रख देंगे तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। उल्टा बोल दिए, नहीं, मतलब RBC के अंदर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, और बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर वाटर जो है ट्रांसफ़र होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से वाटर का लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्या फूल जाएगा, यानी कि बाहर से पानी RBC के अंदर चल जाएगा, तो RBC फूल जाएगा। जब RBC फूलते फूलते क्या हो जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे RBC को तो RBC ब्रस्ट कर जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन मैच्योर RBC, जो RBC मैच्योर हो चुका है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग को पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग में, यानी कि एडल्ट ह्यूमन यानी मैच्योर RBC में, ह्यूमन बींग में RBC में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि रैबिट्स में, फ्रॉग में, या रैबिट फ्रॉग में, या नाइदर फ्रॉग नाइवर रैबिट, तो रैबिट में भी नहीं होता, लेकिन फ्रॉग में होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यानी कि याद रखना है कि फ्रॉग के RBC में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जबकि रैबिट के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, और ह्यूमन बींग के RBC में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जो मैच्योर RBC होता है। नेक्स्ट है हेमोफीलिया इज, हेमोफीलिया क्या एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका डिटेक्शन हुआ था एक रॉयल फैमिली, इंग्लैंड के एक रॉयल फैमिली में, मतलब राजा के फैमिली में जो है ये हेमोफीलिया सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग, हाँ, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है मतलब बहुत डिले हो जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर बी एंड सी दोनों सही होगा, तो सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि टूथ एक्सट्रैक्शन इन हेमोफिलिक पर्सन में काज डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस बिकॉज, देखो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है क्यों? क्योंकि उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग बहुत डिले हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या बहुत डिले होगा, तो ज़्यादातर ब्लड तो निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा, ये बात लिखा है। अब्सेंस ऑफ प्लाज्मा फैक्टर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, बिल्कुल सही बात है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसी की वजह से क्या होता है कि हेमोफीलिया होता है। और भी एक बात याद रखिएगा कि विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया होता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड बियॉन्ड नॉर्मल इंडिकेट्स, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा अगर क्या होता है ल्यूकोसाइड इंक्रीज कर जाता है, मतलब WBC इंक्रीज कर जाता है। तो WBC कब इंक्रीज करता है? जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो, उसके अगेंस्ट में उसको लड़ना, क्योंकि WBC का काम ही होता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ना, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन के दौरान ही तो WBC इंक्रीज करेगा। अगर ब्लड में WBC इंक्रीज कर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन है, तो इंक्रीज, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर।
लास्ट है लार्जेस्ट कॉर्पस्कल्स ऑफ मेमेलियन ब्लड इज आर, यानी इनमें से कौन सा ब्लड कॉर्पस्कल, यानी डब्ल्यूबीसी का टाइप दिया है यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी का टाइप में कौन सा सबसे बड़ा होता है, तो आपको पता ही होना चाहिए मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और ये फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है, स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है, ठीक है। इस तरह से जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। फिर इस तरह का लेक्चर हम और भी लेके आएंगे। आपको जिस भी टॉपिक का चाहिए इस तरह का लेक्चर, मतलब 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन ये दे तो आपके लिए हम वो बनाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। आप एक बात याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चन कराए, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के बाद ओवरी का कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, तो वो होता है ग्राफियन फॉलिकल। यह क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हॉट क्वेश्चन बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड में पूछे, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं, किसी भी बोर्ड का, किसी स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, तो आपको वहाँ पे भी जो है ग्राफियन फॉलिकल का जो है ये स्ट्रक्चर पूछता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको बना के दिखाना पड़ेगा और पूरा का पूरा नामांकन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को भी आप याद रखिएगा। अगर आप बोर्ड का तैयारी करते हैं तो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वह जो है किसका काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम का नहीं हार्मोन का सेक्रेशन करेगा उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, मतलब हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है। जैसे ही वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है फिर प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी करने लगता है। तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। और एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, जो एंजाइम का सेक्रेशन एज वेल एज वो हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है। हमारे एनसीईआरटी 11th का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड है, तो एक ही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, बोला कि ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन डिफर होता है किसके एडमिनिस्ट्रेशन से, तो 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, तो आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पिल्स होता है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो किस टाइम दिया, रेप के केस में वो दिया जाता है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड और हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज़ बीम्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफी, यानी कि कितना साउंड होता है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रासाउंड का, तो 1 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। ये 2007 का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। आंसर भी हो गया। नेक्स्ट देखो, The withdrawal of which of the following hormone is immediate cause of menstruation, इनमें से कौन सा हार्मोन का विड्रॉल हो जाए तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। यह भी क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द चेंज इन अमाउंट ऑफ यॉर्क एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एग विल अफेक्ट, तो ये जो अगर मानते अमाउंट जो एग का यॉर्क का अमाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया जाए तो किस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज पे अफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज भी 3 टाइप का होता है, वो आप पढ़ेंगे जब एक डिवाइड करता। आप पहले ये जान लीजिएगा क्लीवेज मतलब क्या होता है। क्लीवेज मतलब होता है कि रैपिड डिवीजन होता है, मतलब डिवाइड जो करता है उसको क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके डिवीज़न के पैटर्न पे अफेक्ट पड़ जाएगा। चलिए सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो,
फैटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई, बोला फैटल इजेक्शन जो होता है ह्यूमन फीमेल में, सबसे पहले ये जानना है कि फैटल मीन्स क्या होता है। फैटल मीन्स होता है इन्फेंट, बच्चे जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो वो पुश करता है, वो लेबर पेन काउज करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फैटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो वो किसके थ्रू होगा, तो वो फुल्ली डेवलप फ्यूटस और प्लासेंटा के थ्रू होगा, फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा के थ्रू होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ रीजन फॉर नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। ये भी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन अकरिंग नहीं, मतलब मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोटिक करने का मतलब मियोसिस की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन है इन ए ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन की बात कर रहा है कि द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू। तो मेल जर्म सेल में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाता है। तो ये भी 2008 का क्वेश्चन है, लेकिन हॉट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कभी नहीं सोचना है कि 2008 में पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एनसीईआरटी में है ये लाइन, तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब हो गया आपको ये क्वेश्चन याद रखना है एज इट इज़। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखो, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ए ह्यूमन प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनियोन, एमनियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। 2015 का क्वेश्चन है कि मियोसिस सेकेंड कब तक कंप्लीट नहीं होगा ह्यूमन फीमेल में। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन तक। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज 125 ml, दिस इज कोल्ड। मतलब किडनी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट बन रहा है 125 ml पर मिनट बनता है किडनी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता कहाँ है, तो ये देखिए, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, इसमें है ग्लोमेरुलस। यहीं पे क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है और ये फिल्ट्रेट बोमेन्स स्पेस में जाता है। आप आंसर समझ गए होंगे, तो 2 नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स इन मेनी बोनी फिशेस, बोनी फिश की बात कर रहा है, एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात कर रहा है, एक्वाटिक इंसेक्ट की बात कर रहा है, आर जनरली एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू द गिल्स सरफेस इज। मतलब क्या हुआ कि बोनी फिश हुआ, एक्वाटिक एम्फीबियंस हुआ, एक्वाटिक इंसेक्ट हुआ, इसमें जो एलिमिनेट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गिल्स के द्वारा, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता क्या है आपको वही बताना है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अमोनियम आयन। क्या होना चाहिए, अमोनियम आयन्स, यानी कि अमोनियम आयन्स के रूप में गिल्स से इसको एक्सक्रिएट आउट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। पेज नंबर एनसीईआरटी के 290 से लिया गया है, देखिए वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो था ये पेज नंबर 293 से लिया गया था, ठीक है। तो यानी कि आपको पेज नंबर बता दिया गया है, आपका काम है वो इस लाइन को देखना, उसको टिक करना, और हमें पूरा उम्मीद है आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बोल रहा है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, इसी को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया बोलो या फ्लेम सेल बोलो, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस में होता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए
प्लेनेरिया एंड एम्फियोक्सस, यहाँ पे अगर देखिएगा तो कहाँ है प्लेनेरिया एम्फियोक्सस, तो प्राउन कॉकरोच ये तो नहीं होगा, ये ग्रीन ग्लैंड होता है इसमें, या एंटेनल ग्लैंड्स होता है। अर्थवर्म एस्केरिस इसमें भी नहीं होता है, रोटीफर नहीं हुआ, अर्थवर्म में नहीं होगा, एंड प्लेनेरिया में और एम्फियोक्सस में यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है या प्रोटोनेफ्रिडिया होता है या फ्लेम सेल उसको बोलते हैं। राइट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, यानी नाइट्रोजन वेस्ट को एंटीनल ग्लैंड के द्वारा रिमूव किया जाता है, किस में, स्पाइडर में, प्राउन में, सिल्वर फिश में, स्कॉर्पियन में। तो ये होता है प्रॉन फिश में, यानी कि प्रॉन में होता है, झींगा मछली जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी पेज नंबर 291 से लिया गया है। 291 में यह एज इट इज़ यही लाइन लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनता है, और नीट पे तो अभी बाय लाइन से ही क्वेश्चन आता है। क्या करना है आपको, टिक करना है बस। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको पढ़िए और इसका जवाब ढूंढिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड कंजर्व वाटर। बिल्कुल सही बात है, यूरिया से ज़्यादा अगर कंसनट्रेटेड होता है कुछ तो यूरिक एसिड होता है। यह होता क्यों है, वाटर को कंजर्व करने के लिए। वाटर कंजर्व क्यों करेगा, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वाटर में तो रहते नहीं हैं, तो इसके पास वाटर की कमी होगा तो वाटर बचाना है इसको, तो ये होगा आपका ऐसे लेस टॉक्सिक भी होता है, तो आखिर ये वाटर कंजर्वेशन के लिए होता है। बिल्कुल सही लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बी बोला अमोनिया इज़ द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ एलिमिनेशन। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अमोनिया को जो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए वो एलिमिनेट होने के लिए, बट ये लीस्ट टॉक्सिक नहीं होता है, ये मोस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। समझ रहे हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। ये कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 290 से लिया गया है। समझदार हैं तो आंसर 1 मारिएगा। तो चलिए आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इज, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये भी पेज नंबर 292 से लिया गया है। बोल रहा है अगर ये किडनी है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका पेल्विस, पिरामिड जिसको बोलते हैं, सॉरी पिरामिड है ये। यहाँ पे देखो ये वाला, ये आउटर पार्ट जो होता है पेरीफेरी वाला, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और मिडिल बीच वाला को बोलते हैं मेडुला। तो देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट अंदर धंसा हुआ है, यहाँ पे भी धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, यानी ऐसा कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला तक अंदर है उसको बोलते हैं कोलम ऑफ बर्टीनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार पूछा है, इस बार मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये है पेज नंबर 292 से भी यह लिया गया है। आप स्टेटमेंट में मिलेगा आपको इसका, और फिगर में देखेंगे तो फिगर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट विच कंस्टिट्यूट रफली 20% ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज इन अ मिनट, यानी कि कितना ब्लड को वो पे पंप 25% पंप करके किडनी तक भेजता है। तो आपको पता होना चाहिए जब 25% भेजता है तो 5 लीटर का 25% कितना हो जाएगा, वो 1100 से 1200 ml हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है 2। ये भी पेज नंबर 293 से लिया गया है। आपको पेज नंबर 93 में टिक कर देना है, मतलब 293 वाला पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, ये भी 294 से लिया गया है। तो वो है PCT, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। देखो ये ग्लोमेरुलस है, ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये DCT है, और यहाँ कहाँ पे आके खुल रहा है,
तो कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। ये जो पीसीटी है इसमें प्रॉक्सिमल कन्वेक्टिव ट्यूबल है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यही होता है। हो गया भाई, आंसर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन डज नॉट लीड टू रीअब्जॉर्ब सोडियम आयन, यहाँ पे Na+ होगा, Na सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। बोला हार्मोन डज नॉट लीड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, कौन सा हार्मोन है रीअब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होता है, तो वो हो गया आर्टियल न्यूट्रेटिव फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को कम कराता है, वेसोडायलेटर है, क्या करता है ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट जाता है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं। तो आंसर हो गया आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेट, यहाँ पे लिखा फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन इज कोल्ड यूरिन इन द सेगमेंट ऑफ लेबल। यहाँ से फिल्ट्रेट हुआ तो यहाँ पे फिल्ट्रेट बोलेंगे, पीसीटी में फिल्ट्रेट बोलेंगे, लूप ऑफ हेल्ने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने फिल्ट्रेट बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने फिल्ट्रेट बोलेंगे, एंड डीसीटी में फिल्ट्रेट बोलेंगे। ये जो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है ना, अब इसको यूरिन बोलेंगे। नीचे वाला पार्ट पे आप क्या बोलेंगे, इसको यूरिन बोलेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 4। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ, यानी कि अगर मान लिए यूरिन में कीटोन बॉडीज रहता है, प्रेजेंस रहता है, एंड या फिर ग्लाइकोसूरिया होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहे, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहे, तो आपको एक बीमारी होता है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटियस। और डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है कि एडीएच का यानी वैसोप्रेसिन का लो सेक्रेशन होगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। और यानी एडीएच के कारण एडीएच कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन ज़्यादा निकलेगा, डायूरेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका, एडीएच के कमी का कारण। अगर कीटोन बॉडीज एंड ग्लूकोज पाया जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटियस। ये भी पेज नंबर 292 से लिया गया है। कितना आसान है भाई। चल नेक्स्ट देखते हैं। बोलता इन अ हेल्दी ह्यूमन, एक कोई हेल्दी ह्यूमन बींग है, अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रिएट पर डे, यानी कितना यूरिया पर डे वो एक्सक्रिएट आउट करता है कोई हेल्दी ह्यूमन बींग। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ CO, नॉट CO2 होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव बाय आवर लंग्स पर मिनट इज 200। बिल सिंपल है, 200। नेक्स्ट है द चेक ऑन रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन वाला जो सिस्टम होता है उसको रास सिस्टम बोलते हैं। इज मेंटेन बाय, तो इसको मेंटेन कौन करता है, रास मैकेनिज्म को मेंटेन करने वाले हार्मोन का नाम है आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर। मतलब रास मैकेनिज्म में बीपी को हाई करा देता है। तो यह बीपी जब हाई होता है तो ये किसको, ब्लड यानी हार्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर। ये आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, वेसोडायलेटर है, और क्या करता है, बीपी को कम करा देता है, ब्लड फ्लो को कम करा देता है। तो यही करता है, इसको मेंटेन करने वाले कौन है, तो आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर, आर्टियो न्यूट्रेटिव फैक्टर ANF। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी देखेंगे आप, ये भी देखेंगे। पेज नंबर कितना से लिया गया, 297 से लिया गया है। देखो दोनों जो लेक्चर लिए हैं दोनों देखना बहुत ज़रूरी है, देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेट स्लिट्स आर, मतलब पोडोसाइट्स की बात कर रहा है, जो हल्का हल्का पोर होता है, आर फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन, यानी फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के किस लेयर में फिल्ट्रेट स्लिट होते हैं, मतलब पोडोसाइट्स होते हैं। वो होता है बोमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर में। तो कहने का मतलब है जैसे ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है बोमेन्स कैप्सूल BC, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेट सिल्ट होता है यहाँ पे इस लेयर पे। तो इस लेयर का नाम है विसरल लेयर, ये वाला लेयर नाम है पैराइटल लेयर। यानी बोमेन्स कैप्सूल के किस लेयर में,
विसरल लेयर में पोडोसाइट होते हैं, जबकि यहाँ ब्लड वेसल रहता है, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम में नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, नहीं, पोडोसाइट ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये तो सही है भाई। एंडोथेलियम वासा रेक्टा, नहीं, गलत है ये। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पीसीटी, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4 दिया है यहाँ पे, इसको 3 कर देना है, ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा, याद रखना है आंसर, इसको काटो और 3 करो, आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोर्टिकल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 टाइप, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो ऐसे नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत कम होता है, छोटा होता है, मतलब मेडुला तक नहीं जाता है, उसको कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो उसका उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है वही हमें चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बोलता है लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड सुपरफिशियली इन द मेडुला, बिल्कुल सही बात है, ऊपरी पार्ट में रहता है वो बस, और बहुत छोटा होता है, सही बात है। दे आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि वासा रेक्टा इज वेल डेवलप इन कोर्टिकल नेफ्रॉन, वेरी वेरी गलत ऑप्शन, ये गलत है भाई साहब। जब यहाँ पे यू शेप लूप ऑफ हेनले है ही नहीं मेडुला में, तो वासा रेक्टा होगा ही नहीं, तो ये वासा रेक्टा नहीं होगा तो ये कैसे बोलते हैं वेल डेवलप है, ये तो कोर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, वो गलत है ये। तो 3 नंबर सही हो गया आंसर आपका, गलत ही चुनना था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 17 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज मिक्टुरेशन, इनमें से कौन है जो मिक्टुरेशन काउज नहीं करता है, मतलब यूरिन रिलीज काउज नहीं करता है। तो सबसे पहला स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, बिल्कुल सही बात है। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ स्फिंक्टर, बिल्कुल सही बात है। उसका है एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर इन वॉल ऑफ यूटेरस, ये बिल्कुल गलत बात है, ये मिक्टुरेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। इसको होने के लिए ये होना चाहिए, ब्रेन मैसेज भेजेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मिक्टुरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्यों नहीं है भाई साहब, क्यों नहीं, आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं है, आंसर तो 4 है, क्यों नहीं है, क्योंकि यूरेटर में थोड़े होता है ये स्ट्रेच रिसेप्टर, ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो आंसर तो यही हो गया। 18 नंबर देखिए, द मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड हैज़ अ वेरी हाई ऑस्मोलरिटी विच इज मेंटेन बाय, तो इसको मेंटेन कौन करता है कि मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जो है ऑस्मोलरिटी वेरी हाई होता है, इसको मेंटेन करते कौन हैं, तो मेंटेन करने वाले हैं, पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को फिर समझते हैं। बोलता है मूवमेंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू इनटू मेडुलरी इंटेस्टाइनम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनएसएल नहीं, मूवमेंट नहीं, यही से हो, क्यों, जैसे कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे क्या लूप ऑफ हेनले होता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से यूरिया आता है, इसमें जाता है, फिर इसी तरह पीसीटी डीसीटी के थ्रू इसमें आता है, फिर यहाँ पे एक साइकिल में चलता रहता है, इसी से ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखो, द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल इज ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू, यानी रेनिन को सिक्रेशन के लिए कौन ट्रिगर करता है, कौन रिस्पॉन्स होता है, तो फॉल इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो जाता है तो क्या करता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेट करता है और रेनिन रिलीज करता है और उसका ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है और उससे क्या हो जाएगा, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। तो इसको ट्रिगर करने वाले कौन है, जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होता है एंड वो ट्रिगर होता है और रेनिन से रिलीज करता है, बस यही तो है। नेक्स्ट है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू काउंटर करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला देखो, ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऑस्मोलरिटी
इंक्रीज, ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज नहीं करेगा, उसका फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ये तो पॉइंट भाई साहब नहीं, एक मिनट। ऑस्मोलरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इंक्रीजेज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाटर बाहर हो जाता है तो डिसेंडिंग लूप में तो उसका ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट का बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ते बढ़ते 1200 हो जाएगा नीचे, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन इन लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट इन मैमेलियंस नेफ्रॉन, गलत बात है, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। आंसर यही गलत है, मतलब यही सही होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने वाला है, तो आंसर हो जाएगा 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट यूरिकोटेलिक, इनमें से कौन सा एनिमल है जो यूरिकोटेलिक नहीं है? तो भाई रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बिल्कुल है, बर्ड्स एंड स्नेल एंड उसके बाद क्या है, लैंड स्नेल एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड मैराइन फिशेस। तो एक्वाटिक इंसेक्ट और मैराइन फिश जो होते हैं ये सारे के सारे अमोनिया रिलीज करते हैं, अमीनोटेलिक है, नॉट यूरिकोटेलिक, तो यही आंसर है सही, ये अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया, तो अमीनोटेलिक बोलेंगे इसको। क्या बात है, क्या बात है, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि विच of the following cannot be considered as a point of difference between cortical and juxtamedullary nephron, बोल रहा है कि इनमें से कौन डिफरेंस को कंसिडर नहीं करता है। तो सबसे पहला देखिए कि मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या डिफरेंसेस नहीं है, मतलब 3 डिफरेंसेस होंगे, एक डिफरेंसेस नहीं होंगे, सिंपल बात है। बोलता है दियर नंबर, बिल्कुल सही बात है, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर ज़्यादा कम होता है और कॉर्टिकल ज़्यादा होता है, तो नंबर में तो डिफरेंस है, तो ये सही है। दूसरा लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल सही बात है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर में रिड्यूस होता है, कॉर्टिकल में रिड्यूस होता है, लगभग नहीं होता है, जबकि जुक्स्टाग्लोमेरुलर में ये डीपली किस पे रहता है, मेडुला में रहता है, तो ये तो डिफरेंसेस है, तो ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा, सही बात है, जुक्स्टामेडुलर में वासा रेक्टा होता है जबकि कॉर्टिकल में नहीं होता है, तो ये भी डिफरेंस है। प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल नहीं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में क्या ऑप्शंस, प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दोनों में होता है भाई। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होता है, जो इसे यह है क्या आपका ग्लोमेरुलस हो गया, यानी कि ग्लोमेरुलस में हो गया ये वाला, इसमें बोन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, खुलेगा इसमें जाके, वो किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे एफरेंट आया, इफरेंट गया, यही जाके पीसीटी ये क्या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना लेता है, ताकि इसको रीअब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है, वाटर का कंजर्वेशन कर सके, तो दोनों में होता है भाई साहब, तो आंसर 4 तो सही है भाई, तो होता है बट ये कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में होता है, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको छोड़ के, तो इसमें आखिर होता क्या नहीं है, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई साहब। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, आज भाई साहब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसको नेरो कर देना, जब नेरो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स तो रिलीज करेगा ही करेगा। डिक्रीज इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होना चाहिए था, यही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अल्डेस्टेरोन को वो सेक्रेट कराता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। अल्डेस्टेरोन का काम क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराना, कहाँ पे, डीसीटी में, किसका, सोडियम एंड वाटर का, तो यहीं पे तो गलत हो गया, ये यहाँ बोला डिक्रीज करता है जबकि इंक्रीज करना चाहिए था, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज कंपोनेंट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इनमें से नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में से कौन सा पार्ट है जो कंसिडर नहीं किया जाता है ट्यूबुलर पार्ट में, पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, जबकि ग्लोमेरुलस नहीं है। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो एफरेंट आर्टियोल का ही एक्सटेंशन है, बस आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट देखो, even under the influence of ADH, maximum reabsorption of water occurs in which of the following segment of nephron, तो maximum reabsorption किसमें होता है, नेफ्रॉन के किस पार्ट में maximum reabsorption होता है, तो वो होगा PCT में, proximal convoluted
ट्यूब्यूल्स में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉप 20 PYQ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग के डिमांड पे लेके आए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF के लिए जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जब भी आपको टाइम मिले देखते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। यानी कि समझिए यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका एग्ज़ाम में, जो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जैसे ही एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन सामने दिखेगा, फिर आके आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बोलेगा आप जो बोले थे वही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के लिए क्या सही है? तो पहले समझते हैं कि क्लीवेज है क्या। क्लीवेज होता है रैपिड डिवीजन, यानी कि जैसे ही जाइगोट बनता है, तो जाइगोट कैसे बनता है? जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है। उसके फलस्वरूप उसमें क्या होगा? डिवीज़न होगा, रैपिड डिवीजन होगा, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। वो फिर 1 से 2 सेल बनेगा, यानी कि 2 ब्लास्टोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि वो डिवाइड होते जाएगा। 2 से 4 हुआ, 4 से 16, 16 से 32, यानी कि उसमें फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्लीवेज के लिए क्या सही है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ कि डॉटर सेल और ब्लास्टोमर ग्रो इन साइज, यहाँ इन होगा, ग्रो इन साइज इक्वल टू द पेरेंट सेल। गलत बात है, पेरेंट सेल के इक्वल साइज नहीं होगा, वो डिवाइड हो गया, आधी हो जाएगा, 2 ब्लास्टोमर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है ब्लास्टोमर सेपरेट तो होगा नहीं। दूसरा है कि साइटोप्लाज्म और ब्लास्टोमर इंक्रीज आफ्टर ईच डिवीजन, नहीं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करेगा डिवीजन के बाद। तो क्या होगा? तो देयर इज ए नो ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल में ग्रोथ नहीं होगा। जब क्लीवेज होगा तो सिर्फ वहाँ पे डिवीजन होगा, ना ही डॉटर सेल में ग्रोथ होगा और ना ही साइटोप्लाज्म में कोई इंक्रीजमेंट होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि स्पर्मियोजेनेसिस चेंजेज, यानी कि एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis के दौरान ओवरी में जो है कितना पोलर बॉडी बनेगा। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ओवरी में होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte जो है प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ पे जो है एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, फिर ये बाहर चल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरी के अंदर जो पोलर बॉडी बनेगा एक ही बनेगा, लेकिन ओवरी के बाहर आएगा तो यहाँ पे फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी ओवरी के अंदर बोल रहा है तो आंसर 1 होगा। ओवरी से बाहर बोलेगा तो 2 से लेकर 3 पोलर बॉडी बनता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस में बोल रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 सिमिलर स्पर्म, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनता है। तो oogenesis इन प्राइमरी oocyte, तो oogenesis में जो है उसमें जो है कितना प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो एक प्राइमरी oocyte जो है एक बनाएगा, 1 बनाएगा क्या? लार्ज एग सेल, यानी कि ओवम बनाएगा, और 2 से लेकर 3 जो है पोलर बॉडी बनाएगा। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइमरी oocyte का। प्राइमरी oocyte में एक ओवम बनता है और 2 से लेकर 3 तक पोलर बॉडी बनता है। वहीं पे अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे काउंट करेंगे तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 5 नंबर फर्टिलाइजिन आर प्रेजेंट ओवर, तो यानी फर्टिलाइजिन कहाँ पे होता है प्रेजेंट? तो स्पर्म में होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्पर्म के हेड पे, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और 50 है स्पर्मेटोसाइट ऑफ इन मेल गिव राइज टू, यानी कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनता है स्पर्म, ठीक है, 2 बनेगा, तो यानी कि 50 है तो 50 का 100 स्पर्म बन जाएगा, 100 स्पर्म बनेगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte में से एक बनेगा क्या, पोलर बॉडी, और एक बनेगा ओवम, तो ओवम ओवा कितना बनेगा 50 और 50 पोलर बॉडी बनेगा। तो आंसर देखो 100 स्पर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है और 50 ओवा यहाँ पे है, 100 ओवा यहाँ पे है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट सिक्वेंस क्या है, तो सबसे पहली बात याद रखना है, स्पर्म का जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ब्लास्टोपोर इज, तो ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोपोर की बात कर रहा है, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है, गैस्ट्रोसील का जो ओपनिंग होता है उसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस, या स्पर्म का न्यूक्लियस होगा तो क्या बनेगा, आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी oocyte इज़ फाउंड इन, तो सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, तो आंसर हो जाएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर हो जाएगा डी। कॉर्पस लूटियम इज़, तो कॉर्पस लूटियम जो है कहाँ से बना, जब ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है तो जो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, दैट मीन्स ओवम बाहर आता है, ओवुलेशन होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम में, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, जिसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, तो कॉर्पस लूटियम अगर हार्मोन का सेक्रेशन करता है इसका मतलब वो इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है उसे इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और ऐसे ग्लैंड जो इंजाइम का सेक्रेशन करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो कॉर्पस लूटियम या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है, इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एंजाइम हाइयालुरोनिडेज इज सिंथेसाइज इन, यानी कि लाइसिन एंजाइम की बात कर रहा है, वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस होता है तो गोल्जी बॉडी में होता है। गोल्जी बॉडी जो है एक्रोजोम में जो गोल्जी बॉडी होता है उसी में जो हाइयालुरोनिडेज का सेक्रेशन होता है, जिसे हम लोग स्पर्मलाइसिन बोलते हैं। वो करता क्या है, जो एग के आउटर लेयर को वेटेलाइन मेम्ब्रेन को तोड़ के स्पर्म के न्यूक्लियस को अंदर डालता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इन मैमल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर, यानी कि मैमल्स में स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है कितने टेम्परेचर पे होता है, तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम पे होता है, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर पे जो होता है स्पर्म का मैचुरेशन होता है, इसीलिए तो स्क्रोडम होता है ताकि जो है टेस्टिस हैंगिंग रहे। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म, मेम्ब्रेन स्पर्म का मिडिल पीस में क्या होगा, तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ होगा, सेंट्रियोल सब होगा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट द टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन, नहीं इनहिबिट द फर्दर ओवुलेशन, यानी जैसे प्रेगनेंसी होगा तो ओवुलेशन रुक जाएगा, यानी अंडे रिलीज रुक जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है सर्टोली सेल अकर्स इन, सर्टोली सेल किस में होता है, ह्यूमन टेस्टिस में होता है, सर्टोली सेल लीडिंग सेल और, ठीक है। फ्रॉग के टेस्टिस में नहीं होता है, ओवरी में तो नहीं होता है, फ्रॉग के ओवरी में नहीं होता है। आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट, कौन सही है? मेस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल मैमल्स में नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत है कि सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। मेस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट इन प्राइमेट्स, ऑल प्राइमेट्स, सही है। जैसे मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ये प्राइमेट है। और नॉन प्राइमेट में जो है जैसे काऊ हो गया, कैट हो गया, ये सब में क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है। ये भी तो मैमल्स हैं, इनके सभी मैमल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो कॉर्पस लूटियम अकर्स इन मैमल्स इन, तो यानी कि येलो कॉर्पस लूटियम कहाँ पे होगा, यही बात बोल रहा है ना। हार्ट टू इनिशिएट द हार्ट बीट, नहीं। स्किन टू फंक्शन द पेन रिसेप्टर, नहीं। ब्रेन एंड हेमिस्फीयर कनेक्ट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नहीं। ओवरी फॉर सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बताया हम कि ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है तो बन जाता है कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, दैट मीन्स वो हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? तो वो प्रोजेस्टेरोन का करता है। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल ग्लैंड कोरेस्पोंडिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल, कौन सा? बर्थोलिन ग्लैंड, नहीं। बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, नहीं। क्लाइटोरिस, ये तो भाई साहब पेनिस के होमोलोगस होता है, ये भी नहीं। नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मेन आर कट, अगर वासा डिफरेंशिया को कट कर देंगे तो टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा था वो तो आएगा नहीं, तो स्पर्म में जो है स्पर्म आर नॉन मोटाइल, गलत बात है ये। सीमेन विदाउट स्पर्म, इस सीमेन में स्पर्म नहीं हुआ, यही सही है, ठीक है। बाकी सब आंसर गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। के ब्लड ग्रुप ए बी, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए अगर है और एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। चाहे आरबीसी के सरफेस पे जैसा एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप वैसा ही होगा। अगर मान लिए एंटीजन सिर्फ ए होता तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बोला जाएगा, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी बोला जाएगा। और उसके अपोजिट में होता है एंटीबॉडी, मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी हैज़, तो ए बी के पास क्या कोई एंटीजन नहीं होगा? तो बिल्कुल गलत बात है, एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, एंटीबॉडी नहीं होता इसके पास, ये तो सही है। अगर एंटीबॉडी होता, कोई भी एंटीबॉडी, मान ली एंटीबॉडी ए हो जाएगा तो एंटीबॉडी बी के साथ वो एंटीजन ए के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा और आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर तो बी सही है। उसके अलावा भी ऑप्शन को समझते हैं, नाइदर एंटीजन नोर एंटीबॉडी, भाई एंटीबॉडी तो नहीं होगा लेकिन एंटीजन तो है ना, तभी तो ब्लड ग्रुप है। बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा। तो एंटीजन किसके पास नहीं होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। देखो ब्लड ग्रुप ए के पास तो एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है। तो देखो जहाँ पे डोनर वाला केस आए तो आपको क्या करना है, ब्लड ग्रुप ओ इधर लिख देना है, ए एक साइड में लिख देना है, एक साइड में बी लिख देना है और यहाँ पे ए भी लिख देना है। ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है ए बी को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है और खुद को भी दे सकता है। तो क्या हो गया? वो हो गया यूनिवर्सल डोनर,
सबको दे रहा है। और बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ए बी को दे सकता है और खुद को दे सकता है। तो ये हो गया क्या, अपने से मतलब ब्लड ग्रुप बी से ही ले सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है, और लेगा किससे, खुद से और ओ से। ब्लड ग्रुप ए वाले जो है तो अपने खुद को ब्लड दे सकता है और ओ से ले सकता है, और दे किसको सकता है, ए बी को। तो ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सबसे ले सकता है और खुद से भी ले सकता है। ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर और बी ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये अगर आपको याद हो जाता है तो डोनर एक्सेप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट है कि ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाई। तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर कौन किया था, तो लैंडस्टेनर ने किया था। यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टेनर ने। इसी का स्टूडेंट जो था विलियम हार्वे, वो ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। यानी कि ए बी ओ को डिस्कवर किया था कौन, लैंडस्टेनर, और इसका स्टूडेंट जो था वो किया था ए बी ब्लड ग्रुप को। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब बताइए इस तरह से अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा तो बताइए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे? बिल्कुल नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस मेरा तो कोशिश रहेगा कि आप जो नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम, आप लोग देख लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाए। उसके बाद है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास क्या क्या होगा, ऑप्शन नहीं देखेंगे हम, पहले हम इससे क्या क्या, इसके बारे में क्या हो सकता है वो देखते। देखो सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीजन ए होगा। हम तो अभी अभी बताएं जिस तरह का एंटीजन उस तरह का ब्लड ग्रुप होता है, और उसके अपोजिट में एंटीबॉडी होता है। इसका मतलब है एंटीबॉडी बी होगा उसके पास एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ए है। अब ऑप्शन पर वो समझ में आ जाएगा। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हो गया, एंटीबॉडी बी हो गया, यही एक ही नंबर तो सही है। दूसरा देखते हैं कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है, नहीं, एंटीबॉडी बी होना चाहिए। तीसरा नो एंटीजन, अगर एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए कैसे हो गया फिर, वो तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और एंटीजन ए और एंटीजन बी है बट एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो है ये ए बी ब्लड ग्रुप के लिए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है अ ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन पोजेस बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। एंटीजन जिसके पास नहीं है मतलब जीरो ब्लड ग्रुप, मतलब ओ ब्लड ग्रुप। देखो ये वाला हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। जिसके पास एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए और बी दोनों होगा तो ए बी होगा। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है, मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटी, दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा उसके पास। अभी बताए जिस तरह का एंटीजन होगा ना आरबीसी के सरफेस पे, जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि एंटीजन आरबीसी के सरफेस में होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है ब्लड प्लाज्मा में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। यहाँ पे क्या ए दिया है ना, ये नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है अ लाइफ साइकिल क्या लिखा, द लाइफ ऑफ इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमेलियंस ब्लड। यानी कि इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन का। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के लिए क्या टर्म यूज होता है, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड यूज होता है डब्ल्यूबीसी के लिए। यानी कि फ्यू डे से, फ्यू आवर से लेके फ्यू ईयर्स, मतलब मैनी ईयर्स तक हो सकता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन। लेकिन आरबीसी का याद रखना 120 डेज होता है।
आरबीसी के लिए एरिथ्रोसाइट यूज़ करते हैं और ल्यूकोसाइट यूज़ करते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट। तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके लीवर तक होता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम है और यहाँ पे लीवर है, यहाँ तक जो वेन होता है उसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। तो स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से और आएगा कहाँ पे, लीवर के पास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप पेशेंट। क्यों? अगर हम बी पेशेंट वाले को, ब्लड ग्रुप वाले को अगर ए बी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो बी के पास ए एंटीबॉडी है और यहाँ पे एंटीजन ए है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आरबीसी कोलैप्स कर जाएगा। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी बी, नहीं। पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी बी, लैक ऑफ एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी नहीं होता है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, पेशेंट लैक एंटीबॉडी ए, नहीं, एंटीबॉडी ए नहीं, लैक नहीं, एंटीबॉडी ए होगा। पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी ए, ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एंटीबॉडी ए होता है। जब एंटीबॉडी ए वाला पेशेंट है, आप ब्लड ग्रुप ए बी वाला देंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी में है, ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप बी पेशेंट को दे रहे तो उसके पास एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन ए बी का एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन एंटीबॉडी ए दोनों रिएक्ट कर जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाएगा। अगला है कि अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्ड ब्लड। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको किस तरह का ब्लड दिया जाएगा, तो अभी तो बताया वो वाला कि ए वाले को जो है ए खुद दे सकता है और ए से ओ से लिया जाएगा, तो ए और ओ हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, यही है सी। डी पहले बाद में होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, हम इसमें ठीक कर देंगे पीडीएफ में। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आज वीडियो डाउनलोड होगा तो एक दिन बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास क्या जीन क्या होगा, IANIB हो जाएगा। तो देखो IB हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंट जीन है तो हो जाएगा। अगर अलील डिफरेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजाइगस यूज होता है। अगर सिर्फ ए ब्लड ग्रुप के लिए होता, IA होता या IB होता या IO होता तो होमोजाइगस होता है। अगर दो जीन आ जाता है जहाँ पे तो हेट्रोजाइगस होता है, तो आंसर हो जाएगा हेट्रोजाइगस, सी नंबर। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल बिटवीन। तो डोनर अगर ओ है तो रेसिपिएंट, डोनर अगर ए है तो रेसिपिएंट ओ नहीं, डोनर बी नहीं, डोनर ए बी है, रेसिप नहीं, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है। आंसर डी हो जाएगा। बस वो वाला चार्ट याद रखिएगा, इससे पहले जो बताए हैं काफ़ी है। नेक्स्ट, विच इज ब्लड ग्रुप ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, IA नहीं है, एक सेकेंड, IB को किया है IB के साथ एंड O के साथ। देखो ऐसा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, एक तरफ लेंगे IB, एक O ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से B हो जाएगा, B, हाँ सिर्फ B ब्लड ग्रुप होगा, सिर्फ B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप हैज़ ब्लड ग्रुप बी। ये तो बी ब्लड ग्रुप के लिए, ये है जेनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कि इफ़ हस्बैंड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। अगर हस्बैंड के पास ब्लड ग्रुप ओ है और वाइफ के पास AB है तो उसके चाइल्ड में पॉसिबिलिटी कौन से ब्लड ग्रुप नहीं होने की है, तो लिखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी। देखो अगर O है तो क्या हो जाएगा, ये O है और यहाँ पे AB है और BB है, ठीक। तो AB हो जाएगा
और बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ओ नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा, ठीक है। ओ और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो ओ और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर लिए हैं। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बार बार देखते रहिएगा, इससे आगे क्वेश्चन कुछ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हार्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ, तो यानी कि ये जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट है, इसके वॉल जो है किस किस मसल से बना हुआ होता है। तो उसके मसल्स को मायोकार्डियम भी बोलते हैं, अंदर वाला लेयर को एपिकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, तीनों तरह के मसल से बने होते हैं हार्ट के वाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। यानी हार्ट के वाल जो होते हैं 3 तरह के मसल्स के बने होते हैं, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम की बात कर रहे हैं। वो 3 लेयर में रहता है, ये मसल्स है, ये 3 लेयर में रहता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है विच वन रेगुलेट द हार्ट बीट, तो हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है। तो पुरकुंज फाइबर है, कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, एसए नोड एंड एवी नोड। रेगुलेट की बात करेगा तो वेगस नर्व का आ जाएगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप सोच रहे होंगे कि आंसर तो एसए नोड होना चाहिए था, नहीं, ये एसए नोड तो है कार्डियक इम्पल्स को यहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेकिन रेगुलेशन तो पूरा कंट्रोल में उसी के रहेगा ना, ब्रेन के कंट्रोल में रहेगा, तो वेगस नर्व के कंट्रोल में रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ से सेक्रेट होता है, तो विसरल पेरिटोनियम से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लोटिंग होना चाहिए सबसे पहली बात। जब क्लोटिंग हो जाए, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लीडिंग खुद ब खुद रुक जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए ये जो रेशे जैसा स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं फाइबर, ठीक है। ये जो फाइबर है ये बना है फाइब्रिनोजन से। होता क्या है कि फाइबर का एक जाल बन जाता है और उसमें ब्लड से लाके अटक जाता है, तो यहाँ पे क्या ब्लड फ्लो रुक जाएगा, मतलब ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। आखिर ये फाइबर जो किससे बना है, तो फाइब्रिनोजन से बना है। और ये फाइब्रिनोजन कहाँ बनता है, फाइब्रिनोजन बनता है आपका लीवर में, और लीवर में विटामिन के जरूरी होता है किसके लिए, फाइब्रिनोजन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो एक बात यही हुआ ना कि विटामिन के होगा तो फाइब्रिनोजन बनेगा। जब फाइब्रिनोजन बनेगा तो फाइबर में कन्वर्ट होके यहाँ पे जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसमें जो है ब्लड सेल अटक जाएगा, और उसके बाद जो है ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। तो मतलब ब्लीडिंग को रोक रहा है ना। तो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा, सिंपल सी बात है, ये है लंग्स, ये है 2 लंग्स, ठीक है, ये है हार्ट। यहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। अब पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम में जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि प्योर ब्लड आएगा। तो अब यहाँ पे ये पूछा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंपल सी बात है कि पल्मोनरी वेन में होगा, जबकि वेन में होना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, तो हार्ट बीट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेफ्ट आर्टरियम से नहीं, राइट वेंट्रिकल से नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कार्डियक मसल से ये भी नहीं, तो पेस मेकर से, जिसे बोलते हैं हम लोग एसए नोड, एसए नोड बोलते हैं, ठीक है, पेस मेकर, यहीं से जो है क्या ओरिजिनेट होता है, तो हार्ट बीट। यह एक तरह का लिम्फाइड टिश्यू है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखो विच क्रैनियल नर्व सप्लाइड
विच क्रैनियल नर्व सप्लाइज हार्ट, यानी कि कौन सा नर्व है जो हार्ट को सप्लाई करता है, तो यानी कि हार्ट के नर्व को क्या बोलते हैं, वो होता है वेगस नर्व। आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट है पुरकुंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, तो पुरकुंजे फाइबर कहाँ होता है, देखिए ये है आपका हार्ट, ये हार्ट है, इस टाइप से रहता है, ये आर्ट्रियम ऊपर वाला आर्ट्रियम हो गया, ये हो गया आर्ट्रियम, ये वेंट्रिकल हो गया। यहाँ से क्या होता है, ऐसे नोड होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा ऐसे नोड, ऐसे यहाँ एवी नोड होगा, यहाँ से इम्पल्स को ट्रांसफ़र करेगा, ये बंडल ऑफ हीज के थ्रू जो है यहाँ जाएगा पुरकुंजे फाइबर में, इसको बोलेंगे जो ब्रांचिंग निकला हुआ है वेंट्रिकल में, इसको पुरकुंजे फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पूछा है कि फाइब्रिन पुरकुंजे फाइबर प्रेजेंट इन, तो देखो हार्ट में तो है, लेकिन हार्ट के किस पार्ट में देखते हैं, बोला कि सेरिबलम में, यहाँ तो नहीं होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल नहीं, ये तो होता क्या बोलता है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है एयर में होता, कान में। ठीक है, और वॉलेंट्री मसल्स में नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका हार्ट में। अगर आंसर यहाँ पे ये देता कि ऑप्शन में कि वेंट्रिकल देता, तो आपको आंसर वेंट्रिकल मानना पड़ता है, तो आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट मर्मर क्या होता है, कि क्या हार्ट मर्मर्स अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन, तो किसमें गड़बड़ी हो जाता है जिसके कारण हार्ट मर्मर होता है। हार्ट मर्मर एक तरह से क्या होता है कि इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ ऐसे नोड का, यानी ये सॉरी वाल्व का, ट्राइकस्पिड वाल्व का बोलो या बाइकस्पिड वाल्व का, अगर इसका इम्प्रॉपर मूवमेंट होता है तो अलग तरह के साउंड आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट मर्मर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट वाल्व। तो हार्ट वाल्व में कौन सी वाल्व कर रहा है, या तो सेमिलुनर वाल्व हो सकता है, या तो हो सकता है ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड, इसमें अगर इम्प्रॉपर मूवमेंट होगा तो हार्ट मर्मर होगा। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट हेपारिन क्या होता है, हेपारिन एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड के क्लोटिंग से रोकता है, आपके ब्लड में भी होगा, तभी तो आपका ब्लड क्लोट नहीं कर रहा है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पेपिलरी मसल्स अकर्स इन, तो पेपिलरी मसल्स कहाँ होता है, यहाँ पे ये हार्ट है, देखो सिंपल सा हार्ट है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल में होता है पेपिलरी मसल्स। ठीक है, वेंट्रिकल में होता है पेपिलरी मसल, तो वेंट्रिकल में होता है, ऑरिकल में नहीं होता है, आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व में नहीं होता है, पल्मोनरी वाल्व में नहीं होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्या कहता है कि मैच द कॉलम सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो अपर पार्ट से मतलब बॉडी के अपर पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपीरियर वेना केवा। तो एक का हो जाएगा टी, ए का हो जाएगा टी नंबर, क्या लिखा है कि ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द राइट आर्टरी, बिल्कुल सही बात है, तो ए का हो जाएगा टी। तो मतलब पहले तो बी ए नंबर गलत हो गया, क्योंकि ए का दे दिया यहाँ पे क्यू, ये गलत हो गया, या तो बी होगा या तो सी होगा तो डी होगा। उसके बाद देखते हैं बी का इन्फीरियर वेना केवा, जो मतलब इन्फीरियर वेना केवा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर पार्ट से लेके आता है, तो बी का हो जाएगा आर। तो बी का आर किस में है, इसमें टी है, इसमें पी है, इसमें आर है, इसमें पी है। अब आगे मिलाने का ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा सी नंबर। फिर भी हम देख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले आता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, तो वो क्या हो जाए पल्मोनरी आर्टरी होता है। देखो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये सही है, मतलब सी का हो जाएगा ए, तो बाकी डी का क्या हो जाएगा बी, क्यू हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि पाथवे ऑफ मायोजेनिक इम्पल्स कंडक्शन। मायोजेनिक इम्पल्स कंडक्शन का पाथवे क्या होता है, स्टार्ट होगा ऐसे नोड से, वहाँ से जाएगा एवी नोड में, फिर बंडल ऑफ हीज में, फिर पुरकुंजे फाइबर में, ऐसा होता है। ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोड, एवी नोड, यहाँ से इम्पल्स यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा बंडल ऑफ हीज में, यहाँ से पुरकुंजे फाइबर में जाएगा। ठीक है।
तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कि ब्लड बफर इज फॉर्म्ड ऑफ, तो ब्लड बफर किसका फॉर्मेशन कर, मतलब कैसे बनता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड जो है ब्लड बफर का, यानी कि ये बफर का काम करता है ब्लड में, सिंपल सी बात है, यानी पीएच को मेंटेन रखता है। आंसर डी हो जाएगा। मैच द कॉलम है कि बाइकास्पिड वाल्व किस में होता है, तो हार्ट में होता है, बिल्कुल सही बात है। बाइकास्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोलते हैं। एक का आर हो जाएगा, तो या तो बी या तो सी। ए नंबर गलत, डी नंबर गलत, बी सी में आंसर होगा। बी नंबर का नेफ्रॉन किस में होता है, किडनी में होता है। किडनी कहाँ है, एस में, एस किसके पास है, सी के पास है, तो यानी कि बी भी गलत है, आंसर सी होगा। फिर भी हम मिला लेते हैं। अलविलाई लंग्स में होता है, अलविलाई लंग्स में होता है, अलविलाई लंग्स में होता है, तो ए का सी का हो जाएगा टी नंबर। सी का टी दिया हुआ है, कहाँ गया, सी का टी दिया हुआ है। और डी का क्या हो जाएगा, सेरिब्रम तो होगा ब्रेन में, तो पी दिया हुआ है। आंसर हो गया आपका सी नंबर। इस तरह से जो है टॉप 15 MCQ को हम डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ये सोच लीजिए कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपका आ ही जाएगा नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इसी तरह का किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोलिए, हम उसी टॉपिक का क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।